हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख पा रहे हैं हमारी क्लासेस, हमारे यूट्यूब चैनल। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का और केमिस्ट्री के इस सब्जेक्ट में टॉपिक आज हम लोग जो देखेंगे वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो क्या होता है ये चीज़ें हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम रेडियो एक्टिविटी देखे थे, ठीक है। हालांकि मैं उस क्लास में ये भी बताया था कि ये हम क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस समय कुछ दिक्कत थी जिस कारण से नहीं कर पाए थे स्टार्ट। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या हम देखेंगे सब टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमने क्या कहा था, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण या इसके बोल सकते हैं पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चलिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हालांकि मैं पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कल की क्लास में, लेकिन आज फिर से मैं बता देता हूँ। हम देखेंगे इनकी परिचय या जिसे कहा जाता है इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। सबसे पहले चलिए परिचय या इंट्रोडक्शन। दूसरी बात हम करेंगे तत्वों का वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास ये हम देखेंगे, या जिसे कहा जा सकता है अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम बातें करेंगे मेडलिफ के आवर्त सारणी। क्या होंगे भाई? मेडलिफ के आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल ऑफ मेडलिफ। चौथा है मोसले का आवर्त सारणी। आवर्त सारणी या जिसे कहा जाता है पीरियोडिक टेबल ऑफ मोसले। फिर मूव करेंगे, देखेंगे वर्ग और आवर्त क्या होते हैं। वर्ग एवं आवर्त या जिसे क्या कहा जाता है ग्रुप एंड पीरियड।
ग्रुप एंड पीरियड। फिर हम बात करेंगे इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, ठीक है, या जिसे अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस, या जिसे कहते हैं इनर्ट गैस। फिर हम मूव करेंगे ब्लॉक क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे आवर्त की विशेषताएं, आवर्त सारणी की विशेषताएं, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ब्लॉक 4 होते हैं, एक कहलाता है एस ब्लॉक, एस पी डी और एफ, 4 ब्लॉक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या भाई, ये सारी चीज़ें जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले से मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले चलते हैं परिचय पर। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का परिचय देख लेते हैं। चलिए, परिचय या इंट्रोडक्शन। परिचय या इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, 18वीं सदी में 1800 ईसा या 18वीं सदी तक सिर्फ तत्वों की जो संख्या थी, तत्वों की जो संख्या थी वो कितनी थी भाई साहब, वो लगभग 30 थी, ठीक है। तत्वों की संख्या कितनी थी, लगभग कितनी थी, 30 थी, 30 थी, ठीक है। बाद में 2016 तक आते आते कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 118, ठीक है। कितने तत्व हैं, पीरियोडिक टेबल में टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, 118। तो 118 तत्व है, और 118 तत्वों में से जो आप 94 तत्व और 24 तत्व दोनों को अलग अलग हम देखेंगे। अलग अलग देखने का मतलब दो कैटेगरी में मानते हैं। 94 तत्व ऐसे तत्व है जो प्राकृतिक रूप से प्रदत्त तत्व थे, ठीक है। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व, ऐसे तत्व जो प्रकृति में उपस्थित है, और 24 ऐसे तत्व जो प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किया गया है, जो प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किया गया है, संश्लेषित किया गया है, कहने का मतलब इसको संश्लेषण किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, 24 तत्व। तो हम जो बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों की, ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो तत्व मिले हैं जिसकी बारे में हम बात करेंगे, पढ़ते हैं। जैसे आप देखने को मिलता है हाइड्रोजन है, हीलियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, आदि आदि, सबका दो नाम नहीं ले सकता, ठीक है। जितने भी 118 तत्व हैं, अब देखिए 118 तत्व मिले हैं,
लेकिन इस तत्वों के, अगर इन तत्वों में देखें तो बहुत सारी इनके गुण में समानताएं देखने को मिलती हैं, बहुत असमानताएं भी हैं। इनको 3 वर्गों में बांटा भी गया है, जैसे धातु वर्ग, अधातु वर्ग, उपधातु वर्ग ब्लॉकों में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक वर्गों में बांटा गया है, आवर्तों में बांटा गया है। तो ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर पीरियोडिक टेबल जो आप देखते हैं वो पहले वैसा नहीं था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ जो आप अभी देखते हैं। वेट करिए। ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा आ ही जाता है ब्लर। इसमें देखता हूँ कोई दूसरा है तो फिर वैसे काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। ये आ सकता है, देखते हैं। ये ठीक है थोड़ा, चलिए। तो मैंने क्या कहा कि जैसा आप अभी देख रहे हैं, ठीक है, ये स्क्रीन पर ये वाला दोनों, ठीक है, कोई भी सा आप देख सकते हैं, एक ही मतलब है। साफ साफ कौन दिखाई दे रहा है भाई, कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर एलिमेंट्स का जो सिंबल है, ठीक है, जो एलिमेंट्स का सिंबल है वही बस दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा ब्लर हो जाता है आते आते हैं अपलोड करते हुए। इस पर हम चर्चा करेंगे। मैंने क्या कहा था कि जो पीरियोडिक टेबल अब जितने हैं 118 जो तत्वों की खोज की गई थी, ठीक है। अब देखिए इसमें इस तत्व जो इस प्रकार से अरेंजमेंट है, चाहे आप वर्गों को देख लीजिए, ठीक है, साथ ये आवर्तों को देख लीजिए, फिर आप जो है ये ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, इस प्रकार ब्लॉकों में भी डिवाइड किया गया था, हम देखेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो चीज़ अरेंजमेंट यहाँ पर तत्वों का हुआ है वैसा पहले नहीं था स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में कैसे अरेंजमेंट हुआ था, कैसे प्रयास किए गए थे अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, इन विषमताएं, क्योंकि देखिए एलिमेंट्स हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे हाइड्रोजन है, हीलियम है, बेरिलियम है, ठीक है, आर्गन है, नियॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ठीक है, सोडियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जितने भी है वो सब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गुण हैं, कुछ समानता है, कुछ में असमानता है। तो इसको भाई साहब, इसको अरेंजमेंट कैसे करें, किसको प्रथम रखें, किसको द्वितीय रखें, किसको तृतीय रखें, ठीक है, किस प्रकार के किस प्रायोरिटी में इसको अरेंजमेंट करें। तो ये चीज़ें पहले भी थी थोड़ी दिक्कत, ठीक है, पहले बहुत दिक्कत थी कि कैसे अरेंजमेंट किया जाए, फिर भी से उनका प्रयास लाजमी था, प्रयास तो ज़रूरी है
किसी भी फील्ड में प्रयास जरूरी है, आप प्रयास करेंगे तभी सफल होंगे। हालांकि वो असफल हुए, चाहे आप डोबनियर साहब का देख लिए, ठीक है, ऑकलैंड साहब का देख लिए, न्यूलैंड का साहब का देख लिए, बर्नियर का देख लिए, जितने भी आप देखेंगे वो क्या है, वो अरेंजमेंट अपने हिसाब से किए थे। तो कैसा किया था, क्या हुआ था, वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो उसकी बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखिए, ये पहला जो चीज़ है वो हो चुका है हमारा, कहने का मतलब है यहाँ पर परिचय देख लिए। अब बात करेंगे तत्वों का वर्गीकरण के प्रथम प्रयास, प्रारंभिक प्रयास। तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास, ठीक है। तो प्रारंभिक प्रयास में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रारंभिक प्रयास 3 तरह से देखने को मिला था, ठीक है। एक तो धातु अधातु वर्गीकरण किया गया था, ठीक है, धातु अधातु वर्गीकरण। एक बोला जाता है बर्जिलियस, बर्जिलियस का वर्गीकरण, या जिसे क्या कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, धातु अधातु वर्गीकरण, ठीक है, समझेंगे पहली बातें। द्वितीय बातें डॉबनियर, डॉबे राइनर, ठीक है, डॉबे राइनर का त्रिक नियम, डी है फिर, ठीक है, डॉबे राइनर का त्रिक नियम। तो डॉबे राइनर साहब का त्रिक नियम क्या कहता है वो हम देखेंगे, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल क्लासिफिकेशन, धातु अधातु वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं, मेटल नॉन मेटल क्लासिफिकेशन। डॉबनियर का नियम या डॉबनियर का त्रिक नियम, या जिसे कहा जाता है डॉबेरिनियन, डॉबेरिनर्स, इसको ट्रायड कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में आप देख लीजिए भाई। न्यूलैंड का अष्टक नियम एक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है, या जिसे क्या कहा जाता है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है। तो ये तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास तीनों भाई साहब द्वारा किए गए। किस लिए, कि जो तत्व आप अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है, जो आप एलिमेंट्स का अरेंजमेंट देखते हैं वो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये तीनों लोग, 3 जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या क्या प्रयास किए उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम चलते हैं, सबसे प्रथम तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास बर्लियस का वर्गीकरण, ठीक है, बर्लियस का वर्गीकरण। अब देखिए, बर्लियस साहब ने वर्गीकरण तो कर दिया, और कर दिया किस बेस में किया उन्होंने,
चलिए, मैंने क्या कहा, उन्होंने किस बेस में वर्गीकरण किया, तो धातु अधातु के आधार पर। वर्गीकरण का आधार क्या था भाई साहब, वर्गीकरण का आधार, ठीक है। तो वर्गीकरण का आधार क्या था, धातु अधातु, धातु एवं अधातु, ठीक है। तो बर्लेस भाई साहब ने क्या किया कि जो एलिमेंट धातु की तरह व्यवहार करते हैं, और धातु की तरह व्यवहार कैसे, कहने का मतलब जो चमकीले हैं, जो तत्व चमकीले हैं, जो तत्व लचीले हैं, जो तत्व ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, ऊष्मा एवं विद्युत का क्या है, सुचालक है। समझिएगा मैंने क्या कहा, धातु कि जो तत्व चमकीले दिखाई पड़ते हैं, जो तत्व लचीले हैं, ठीक है, लचीलापन, जो तत्व ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, ठीक है, और सामान्य ताप में ठोस अवस्था में रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे को बर्लिया भाई साहब ने क्या कहा, धातु कहा और उनको अलग साइड कर दिया, एक तरफ रख दिया, ठीक है। उनके जो गुण मिलते हैं, ऐसे तत्व जिनमें चमकीले हो, ठीक है, जो चमकता हो, लचीला हो, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो और सामान्य ताप में ठोस अवस्था में, तो ऐसे प्रॉपर्टी वाले जो तत्व है उसको कहाँ रखा गया, धातु के अंतर्गत रखा गया और एक साइड कर दिया, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि दूसरा अधातु के रूप में, अधातु कहने का मतलब जस्ट इसके अपोजिट, ये चमकीला है, ठीक है, चमक रहित जिसमें चमक ना हो, ठीक है, आलोचनी जिसमें लचीलापन नहीं होता उसको आलोचनी कहा जाता है, आलोचनी या आलोचनशील, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक, ऊष्मा एवं विद्युत का क्या है, कुचालक, एवं सामान्य ताप में ठोस में नहीं पाया जाता, एवं सामान्य ताप में ठोस के रूप में नहीं पाया जाता, ठोस के रूप में नहीं मिलता, नहीं पाया जाता। ऐसे तत्वों को अधातु माना और उसको अधातु और धातु के रूप में इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं मेन, अभी ऐसा मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं था, ठीक है। तो अधातु को एक तरफ, धातु को एक तरफ, इस प्रकार से अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। चलिए, लेकिन इनमें दिक्कत ये थी, बहुत सारी इसकी लिमिटेशन थी। लिमिटेशन कहने का मतलब है एक सीमा तक वो रह सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई तत्व ऐसा होता था, इसमें कोई तत्व ऐसा होता था जो धातु के भी और अधातु के भी गुण रखते थे, तो उसको कहाँ रखें, ठीक है। जो दोनों की प्रॉपर्टीज हो, चाहे मेटल के और मेटलॉइड के, ठीक है, सॉरी नॉन मेटल के, तो उसको हम कहाँ रखें, अधातु या एवं जो है धातु, दोनों का गुण पाया जाता है, जिसको क्या कहा गया, उपधातु। तो उसको कहाँ रखे भाई, क्या धातु में रख सकते हैं, क्या उपधातु। तो इनकी कमजोरी थी, खामियां थी, या एक लिमिटेशन बोल सकते हैं। तो ये वर्गीयस का वर्गीकरण खारिज हो गया। खारिज कहने का मतलब ये सफल नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए,
सीमाएं, अगर इसकी सीमाएं बात करें या इसकी खामियां, ठीक है, इसकी खामियां क्या है कि मैंने क्या कहा कि कई तत्व धातु एवं अधातु दोनों का गुण रखते हैं, दोनों का गुण रखते हैं, ठीक है, परंतु उसे क्या कहा जाता है, उसे उपधातु, उसे क्या कहा गया, उपधातु कहा गया जिसका स्थान नहीं था, जिसका, ठीक है, स्थान फिक्स नहीं था, स्थान फिक्स नहीं था कहने का मतलब कंफ्यूजन ये था कि कहाँ रखे भाई, ठीक है। आपने तो धातु और अधातु में डिवाइड किया और दोनों के जो गुण मिलते हैं उसको हम कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, एक सीमाएं थे, खामियां थी। चलिए, तो ये तो होगी आपके वर्गीयस का वर्गीकरण। अब बात करते हैं इसके बाद डॉबनियर साहब का त्रिक नियम, ठीक है। डॉबनियर का क्या है, त्रिक नियम। चलिए, नेक्स्ट है डॉबे-राइनर का त्रिक नियम, त्रिक नियम। अब त्रिक से क्या समझते हैं, ये डॉबनियर तो हो गया, नियम तो पता चल गया। डॉबनियर भाई साहब वो वैज्ञानिक का नाम है, नियम मतलब जो भी लॉ लागू होगा, नियम होगा। त्रिक मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, त्रिक नियम तो 3 यहां पर त्रिक मतलब होते 3। चलिए, वैज्ञानिक जिसका नाम था, जिसका नाम था वुल्फगैंग डॉबनियर, पूरा नाम क्या था, वुल्फगैंग डॉबनियर। वुल्फगैंग डॉबे-राइनर, ठीक है। इन्होंने भाई साहब ने 1817 में क्या किया, एक नियम दिया और जिसे क्या कहा जाता है, डॉबनियर का त्रिक नियम। इस नियम के अनुसार, अब ये नियम क्या बोलता है, ठीक है, इन्होंने, पहले लिख लेता हूँ फिर बातें करेंगे अच्छे से, ठीक है। इन्होंने, डॉबनियर ने तीन तत्वों के ग्रुप बनाया भाई साहब। क्या बनाया, ग्रुप बनाया, जो क्या करते हैं, जो एक ही गुण प्रदर्शित करते हैं, एक ही प्रॉपर्टी रखते हैं, एक ही गुण प्रदर्शित करते हैं या एक ही प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। और इनके अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मध्य में स्थित तत्व का परमाणु द्रव्यमान, पूरा लिख लेता हूं फिर बात करेंगे। तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले एवं तीसरे तत्वों, पहले एवं तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमानों के लगभग
औसत होता है, औसत होता है, होता है। ठीक है। आप बोलेंगे सर आपने तो ये तो क्या कह दिया, आपने क्या कह दिया। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा, डॉबनियर साहब ने जो एलिमेंट अरेंजमेंट किए थे उनमें क्या कहा था कि भाई साहब इन्होंने क्या किया, इन्होंने नियम बनाया जिसको त्रिक नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ठीक है, जैसे तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप मान के चलिए। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, कहने का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ठीक है, अभी समझने के लिए यही बस लिख रहे हैं, एलिमेंट्स का नाम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अभी एलिमेंट्स का नाम नहीं लिख रहे। अब इन्होंने क्या कहा, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इसको मैं हटा देता हूं अभी फिलहाल समझाने के लिए, आप तो समझ गए। इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब जो बीच वाला है, जो मध्य वाला है, कौन सा, जो मध्य वाला है, तीन तीन के ग्रुप में जो मध्य वाला है उनका जो परमाणु द्रव्यमान, उनका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो पहले और तीसरे, कहने का मतलब ए प्लस सी दोनों के, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान इनके औसत के, ठीक है, लगभग औसत होगा। तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होगा। कहने का मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो B बराबर ये इधर आना चाहिए। कहने का मतलब B का परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास B का और अदर इन दोनों को मिला के इनका औसत निकालें तब इनका एटॉमिक मास बराबर होगा। ठीक है, वो नियम दिया था डॉबनियर साहब ने। ठीक है, तो ये तो हो गई। अब इसको समझेंगे कैसे, जैसे कि तीन तीन का ग्रुप बनाया, तीन तीन का ग्रुप बनाया, उन्होंने क्या किया, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप पहला इन्होंने बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इनका 3 होता है, इनका 11 होता है, इनका 19 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक लिथियम का 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, आप देख पा रहे होंगे ये है लिथियम, ये है सोडियम और ये है पोटेशियम। ठीक है, ये ब्लैक कलर में मैंने किया, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाया। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, ऐसा पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं वो मैं बताऊंगा जब मोस्ले साहब आएगा। ठीक है, तब मैं बताऊंगा, फिलहाल ये ऐसा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 ग्रुप बना लिया। ठीक है, फिर उन्होंने ग्रुप बनाया कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बेरेरियम का। फिर एग्जाम्पल मैंने अगर दिया, दूसरा है कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बेरियम। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 20, परमाणु द्रव्यमान 40, इसका परमाणु क्रमांक 38, परमाणु द्रव्यमान 88 और इसका 56 और इनका 137। फिर उन्होंने तीसरा ग्रुप बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तीसरा ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, इसका होता है 35, इसका होता है 80 और आयोडीन जिसका होता है 53। ठीक है, और 127। ठीक है, लगभग
चलिए, तो कैल्शियम, स्टोनियस, बेरिलियम आप देख सकते हैं। चलिए कैल्शियम, स्टोनियस, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और ये आपका ये कलर, ये आप देख रहे हैं कैल्शियम, ठीक है। फिर स्टोनियम, बेरिलियम, ये ठीक है, ये 3 ग्रुप हो गए। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर यहाँ पर चले तो ये आप देख रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब इन्होंने क्या कहा, जैसे कि मैंने एग्जांपल इसके पहले दिया था कि जो मध्य वाला एलिमेंट होगा, उस मध्य वाला एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान जो होगा, दोनों पर जो है प्रथम और तृतीय के परमाणु द्रव्यमान के लगभग क्या होगा, औसत होगा, ठीक है। और औसत कितने कैसे निकालते हैं आप जानते हैं बखूबी। चलिए, तो इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो ये क्या होगा, जैसे कि अब देखिए ये सोडियम है, सोडियम का ये मैं लिख लिया बराबर, पहले और तीसरे इसका होता है 7, ठीक है। पहले का होता है 7, इसका होता है 39। तीसरे का पहले का कहने का लिथियम का 7 है और पोटेशियम का 39 है, ठीक है, 39 है बटे 2 इसका। चलिए ठीक है, अब देखिए इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23 है, ये आप जानते हैं, ये लिखा हुआ है भाई। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूं, ठीक है, तो 40 और क्या होता है 46, ठीक है, सॉरी ये 7 है ना, हाँ वही होगा 46, ये 7 ही है, 46 बटे 2। तो इसको मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा भाई साहब, ये डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 23। तो कहने का मतलब है इनका मैं औसत निकालूं और इनका जो सोडियम का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये आप बखूबी देख रहे हैं, वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी वही कहा गया है, यहाँ पर भी वही कहा गया है। अगर आप स्टोनियम का, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 38, अगर आप निकालते हैं 137 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 तो भी निकलेगा आपका उतना ही, ठीक है। कितना निकलेगा, उतना ही निकलेगा। तो आप निकाल के देख सकते हैं। चलिए, तो ये कितना हो गया आपका 7, ठीक है, 4 3 7 और 1 ये 2, ठीक है, 2, ठीक है, वो तो गया ना। चलिए 40 47, सॉरी इसका द्रव्यमान लिखना था ना, क्रमांक का है लिखा मैं 88, ये है ना परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, तभी तो बोला हूँ। 2 8 16, एक बढ़ गया 17 और 2 8 16, क्योंकि 2 8 16 एक बच गया 17 जो है 10, 2 पंचे 10, तो लगभग 88.5। तो ये भी वही है। तो मैंने क्या कहा, लगभग, वहाँ पर एग्जाम्पल में भी मैंने लिखा कि लगभग, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर वही आप देख सकते हैं, ब्रोमीन का आपका 80 होता है और इसमें अगर आप देखें तो 35 प्लस 127 बटे 2, तो 7 5 12 2 और जो है 3 2 5 1 6, हाथ में एक ये हो गया 2, ठीक है। 2 8 16
ठीक है, और दो कम दो 81 के आसपास, ठीक है, 80-81, ठीक है, 80-81 बराबर लगभग। चलिए इस प्रकार से आप देख, मैंने क्या कहा, बराबर, लगभग बराबर, तो मैंने लिखा भी हो लगभग औसत, मैंने लिखा भी है लगभग लिखा है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट किया, ठीक है, क्या किया, इस प्रकार से भाई साहब ने अरेंजमेंट किया, किसने, डॉबनेरियन। लेकिन डॉबनियर की अरेंजमेंट में दिक्कत ये है कि इनकी जो बातें हैं कुछ ही तक सीमित थी, ठीक है, कुछ ही जो है तत्व तक सीमित थी। आगे जब तत्व की हम बात करें, आगे को उन्होंने जब अरेंजमेंट किया, इनकी भी खामी क्या थी, मैंने क्या कहा, इनकी भी खामियां क्या थी कि कुछ ही तत्वों तक, कुछ ही तत्वों तक ही नियम फॉलो होते थे। नियम क्या होते थे, फॉलो होते थे, ठीक है। तो कुछ ही तत्वों में नियम, कुछ ही ग्रुप में, जितने भी ग्रुप बनाए उनमें से सिर्फ 3-4 ग्रुप में ही ये नियम फॉलो हुए, बाकी के ग्रुप में नियम फॉलो हुए नहीं, ठीक है। कोई उनके परमाणु द्रव्यमान जब औसत निकालते कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता था, तो इस प्रकार से दिक्कतें आने लगी। तो ये इनकी क्या है, खामियां थी। तो आपको याद क्या रखना है, ठीक है, कि डॉबनियर भाई साहब ने, वुल्फगैंग डॉबनियर ने 1817 में एक नियम बनाया, और नियम क्या कहता है कि 3-3 तत्वों के ग्रुप बनाया, ठीक है। और इनको इन्होंने क्या कहा कि जो मध्य में स्थित तत्व है, मध्य में स्थित तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले हम तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। तो ये डेफिनेशन याद रखिए, ठीक है, और किस प्रकार से ये चीज़ें हुई हैं उसको याद रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं से आएगा और कहीं से तो आता नहीं भाई, आएगा तो चलिए। तो ये हो गया आपका डॉबनियर साहब का क्या है, त्रिक नियम। तो हम देख चुके हैं, एक तो बर्लियस का वर्गीकरण धातु अधातु के रूप में, दूसरा डॉबनियर का त्रिक नियम, तीसरा देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है। न्यूलैंड साहब का अष्टक नियम क्या बोलता है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसको लिख लेते हैं सेकंड, ये है सेकंड, अगर ये सेकंड है तो उसको लिख लेता हूँ थर्ड, ठीक है। ये है न्यूलैंड का अष्टक नियम। चलिए, तो पूरा नाम भाई साहब का क्या है, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, क्या है नाम, क्या है, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड जिन्होंने 1865 में क्या किया, अष्टक नियम दिया, अष्टक नियम दिया, ठीक है। इस समय अगर इसकी बात करें तो इस समय, अरे यार, कुल कितने तत्व भाई, 56 तत्व या एलिमेंट खोजे गए थे,
खोजे गए थे। तो ये याद रखिए, दो चीज़ें याद रखिए कि जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने 1865 में ये नियम दिया और इस नियम को कहा जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या है वो नियम, वो देखेंगे। और इस समय कुल जो तत्व थे उस कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी कुल तत्वों की संख्या। अब देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या बोलता है। नियम में क्या क्या बातें हैं, नियम में क्या क्या बातें हैं। नंबर 1, ठीक है, तत्वों को, पहली बातें, तत्वों को क्या किया, उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते हुए, किसकर, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा, के आधार पर रखा, पहली बात है, ठीक है। दूसरी बात है, इन्होंने क्या किया, वो भाई साहब त्रिक नियम जो डॉबनियर ने क्या किया, 3-3 का जो है तत्वों का ग्रुप बनाया था, उन्होंने क्या किया, 8-8 तत्वों के 8-8 तत्वों के 7 ग्रुप बनाए थे। 8-8 तत्वों के कितने ग्रुप बनाए थे, 7 तत्व, अरे सॉरी 7 ग्रुप बनाए थे। ठीक है, और इनमें से जो प्रथम तत्व होगा, जो पहला तत्व था, पहला तत्व, वो पहला तत्व कौन था, हाइड्रोजन था। और अंतिम तत्व कौन था आपका, थोरियम। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने क्या कहा कि न्यूलैंड साहब ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अरेंजमेंट किया, सजाया। और इसको क्योंकि उससे 56 तत्व थे, तो 56 तत्व अगर मैं इसको करूं 8 गुणित 7, 8 × 7, 8 सत्ती कितना होता है भाई, 56 ही होता है। ठीक है, क्या होता है, 56 ही होता है। तो उन्होंने क्या किया, 7 रो लिया। 7 रो कहने का मतलब है इस प्रकार से, ठीक है, 7 ग्रुप लिया, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 में आपको देखने को मिलेगा ये पहला तत्व इधर रहेगा, ये दूसरा तत्व इधर रहेगा। ठीक है, चलिए मैंने क्या कहा, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8 तत्व इधर रहेगा। ठीक है, एक रो में 8 तत्व। ठीक है, उसका एक ग्रुप बन गया, ये बन गया आपका कौन सा ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप बन गया, पहला ग्रुप। उसी प्रकार 8 के बाद इधर आएगा आपका 9 10, इस प्रकार से चलते जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से अंतिम तत्व कौन सा होगा, 56। और अंतिम तत्व कौन होगा, अंतिम तत्व होगा थोरियम। और प्रथम तत्व था आपका हाइड्रोजन। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7। आप समझ सकते हैं ना, 7 लाइन है मतलब 7 ग्रुप, इसको लिखने की क्या मतलब। ठीक है, 7 लाइन है मतलब 7 ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये 7 लाइन खींची गई है। ठीक है, और उसमें 8 एलिमेंट डाले गए थे। समझ रहे हैं मेरी बातें, मैंने क्या कहा, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन खींची गई थी। उनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट डाले गए थे। तो कुल टोटल एलिमेंट की जो संख्या कितनी हो गई, 7 कितनी है, ग्रुप है, जी से इसको डिनोट कर दिया, इंटू 8 क्या है, 8 क्या है, एलिमेंट्स है, क्या है, 8 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल कितने हो गए, 7 8
56 टोटल, ठीक है, 7 8 56। तो इस प्रकार से क्या किया गया, 56 देखने को मिला टोटल। अब देखिए इसको लिख लेता हूँ, 7 गुणित 8 56। अब देखिए ये इन्होंने अरेंजमेंट कर दिया, पहला तत्व हाइड्रोजन था, अंतिम तत्व थोरियम था। चलिए अब इसमें क्या कहा गया, तीसरी बातें, इसकी तीसरी बातें, इस नियम की तीसरी बात ये है कि इस अरेंजमेंट में, ये जो अरेंजमेंट हुआ है, अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में ये पाया गया, इस अरेंजमेंट में ये पाया गया कि जो प्रत्येक तत्व है, प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के साथ, ठीक है, समान गुणधर्म रखते हैं, समान गुणधर्म रखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, एक तो हाइड्रोजन, फिर आपका आता है हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो इनमें अगर देखा जाए तो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 ये 17 ये 18 ये 19 और 20। इस प्रकार से अगर मैं लिख लूँ, ठीक है, तो क्या बोलता है, अगर पहला जो तत्व होगा वो अपने 8वें तत्व से समानता रखता है। देखिए इसको क्या कहा गया है, जिसे सारे गामा पादनिशा, इसको उसका क्या बोलते हैं, एक प्रकार के उसको जोड़ के बताया गया है कि जैसे आपके संगीत के साथ जो सुर होते हैं, सारे गामा पादा, ठीक है, नी, ठीक है, सारे गामा पादा निशा, जो जितने सार सुर होते हैं, उसी प्रकार इसमें ग्रुप में जो 7 है वो क्या है, उनके सुरों के समान है, ठीक है, संगीत की 7 सुरों के समान इसको अरेंजमेंट किया गया, ऐसा कहा गया है। चलिए जो भी है तो वो तो एग्जाम में नहीं आएगा, जो भी है। चलिए अब इनमें क्या है, इनमें मैंने क्या लिखा है, इस अरेंजमेंट में ये पाया गया है कि जो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के साथ समान गुणधर्म क्या करता है, रखता है, ठीक है। तो अगर ये तत्व हाइड्रोजन को मैं लूं तो इसका 8वां तत्व 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8वां तत्व क्या करेगा, इसके साथ गुणधर्म रखेगा, वही गुण जो हाइड्रोजन में रहेगा उसको फ्लोरीन में रहेगा, ठीक है। यदि मैं हीलियम को लेता हूं या लिथियम को लेता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये सोडियम के साथ इनका गुणधर्म में रहता है, ठीक है। तो उस प्रकार अगर पहले तत्व अपने 8वें तत्व, पहले तत्व अपने 8वें तत्व के साथ 8वां तत्व के साथ, ठीक है, गुणधर्म ये क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां तत्व, तो 8वां तत्व ये कौन है, ये इनके साथ ये गुणधर्म रखता है। तो इस प्रकार वो उन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट किया गया था, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम।
चलिए, अगर सोडियम की बात करें तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8वां तत्व कौन होगा भाई? ये 8वां तत्व होगा। ठीक है, किसका? ये 8वां तत्व। तो इस प्रकार देखें, हाइड्रोजन का 8वां तत्व फ्लोरीन के साथ उनके सेम गुण धर्म रखते हैं। लिथियम का जो 8वां तत्व, उसके बाद का 8वां तत्व सोडियम, सोडियम का 8वां तत्व कौन है? पोटेशियम। तो ये तीनों एक गुण धर्म रखते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर कौन कौन? लिथियम प्लस सोडियम एक गुण धर्म रख रहे हैं, यहाँ पर सोडियम प्लस पोटेशियम एक गुण धर्म रख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन एक गुण धर्म रख रहे हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ग्रुपों तक ही ये फॉलो होता है। इनके भी जो अष्टक नियम है, ठीक है, इनके भी जो अष्टक नियम है वो कुछ ग्रुपों तक ही फॉलो होता है, उसके बाद ये फॉलो नहीं हो पाता। जैसे बाकी नियम थे कुछ ही तत्वों तक फॉलो हुआ था, ये भी वैसी है, कुछ ही तत्वों तक फॉलो हुआ था, बाकी नहीं हुआ था। तो ये भी क्या हुआ? एक प्रकार से खारिज हो गया है। ठीक है, कैल्शियम के बाद कहा गया, कहा जाता है कि कैल्शियम के बाद ड्रॉबैक या खामियां क्या थी भाई साहब? इन जो है इनकी खामियां क्या थी? खामियां ये थी कि कैल्शियम के बाद ठीक है, ये जो नियम है वो फॉलो नहीं करते। कैल्शियम के बाद तत्वों के अष्टक नियम, ठीक है, तत्वों का अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी लिख सकते हैं। कैल्शियम के बाद अष्टक नियम का पालन नहीं करते, अष्टक नियम का पालन नहीं होता। ठीक है, तो ये इनके क्या थे? ड्रॉबैक है। क्या है भाई साहब? ये इनके ड्रॉबैक है। चलिए, तो ये आपके जो हम देख रहे थे तत्वों के आवर्ती जो वर्गीकरण में, तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास, तो प्रारंभिक प्रयास जो 3 लोगों ने किया, वर्लियस का, ठीक है, डोबेनियर का, न्यूलैंड का, ये तीनों आप देख सकते हैं, तीनों ने, ठीक है, ये अपने अपने तरफ से जो नियम दिया। इसके बाद जो हम बातें करेंगे वो है मेंडलीव के आवर्त सारणी। नेक्स्ट हम बातें करेंगे मेंडलीव का आवर्त सारणी। तो पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, तो ये तो 3 लोग हो गए, उसके बाद मेंडलीव आएगा, फिर मोस्टली आएगा। ठीक है, तो मेन जो है आप जिसकी बात करते हैं हम, जो मेन पीरियोडिक टेबल, वो किसका है भाई साहब? मोस्टली का है। तो वो मोस्टली का हम देखेंगे। तो फिलहाल हम अभी बातें करेंगे किसकी? मेंडलीव की। ठीक है, तो आपको, मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिए, क्वेश्चन यहीं से आते हैं भाई, कहीं से नहीं आते। ये तीनों चीज़ हो गए, क्वेश्चन यहीं याद। तो हम बात करेंगे मेंडलीव के आवर्त सारणी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मेंडलीव का आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीव का आवर्त सारणी। मेंडलीव का आवर्त सारणी में हम जब बातें करें तो क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे वो हम लिख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सन 1869 में एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम है इवानोविच मेंडलीव। क्या है? मेंडलीव, इवानोविच मेंडलीव। ठीक है,
उन्होंने अरेंजमेंट किया, ठीक है, तत्वों को क्या किया, अरेंजमेंट किया। इस समय जो खोजे गए तत्व है, इस समय खोजे गए तत्व की जो संख्या थी वो टोटल 63 थी, ठीक है। 63 तत्व क्या किए थे, खोजे गए थे, ठीक है। इन्होंने इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को तत्वों के, ठीक है, एलिमेंट्स या तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान, क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किया, अरेंजमेंट किया, ठीक है, अरेंजमेंट किया या सजाया, ठीक है। और उन्होंने भाई साहब ने क्या किया, सत के साथ तत्वों के, क्या किया, 7 तत्वों के 9 ग्रुप लिए, ठीक है, क्या किया, 9 ग्रुप बनाया। अब जैसे उन्होंने कितने थे उस समय, 56 है, तो 68 तत्वों के 7 ग्रुप बनाए, तो 8 7 56 हो गए। लेकिन यहाँ पर कितना, 67 तत्वों के 9 ग्रुप बनाए, तो 9 7 63, तो टोटल होना चाहिए था 63। इसलिए भाई साहब ने जानबूझकर ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, जानबूझ ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 9 तत्वों के कितने ग्रुप बनाए, 7 ग्रुप बनाए। जैसे कि वहां पर अगर बात करें तो ये क्या है, इस प्रकार से अगर देखें तो एक यहाँ पर 1 और 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 7 ये हो गए, ठीक है, कितने हो गए, 7 हो गए, 7 रो, तो 1 2 3 4 5 6 7, और एलिमेंट्स कितने होंगे इधर पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार से क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। मैं पूरा लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये 7 है, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब, ये है आपका रो है, ठीक है। 7 क्या है, 7 रो है, और जो 9 है वो क्या है, 9 कॉलम है। कॉलम की संख्या 9 है और रो की संख्या 7 है। तो टोटल कितने हो गए, 9 गुणित 7, 9 7 63 ये हो गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से उन्हें क्या किया, सजाया। उन्होंने प्रथम जो तत्व रखे हैं, वो प्रथम तत्व हाइड्रोजन को रखा और अंतिम तत्व यूरेनियम को रखा, ठीक है। प्रथम तत्व किसको रखा, इन्होंने हाइड्रोजन को रखा था। प्रथम तत्व कौन सा, हाइड्रोजन, और अंतिम तत्व, ठीक है, क्या है, प्रथम तत्व मैंने क्या किया, हाइड्रोजन था, और अंतिम तत्व यूरेनियम था, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, प्रथम तत्व उन्होंने हाइड्रोजन रखा, द्वितीय तत्व यूरेनियम, और 1 2 3 4 5 6 7 8